तो जितने भी बच्चे हैं हमसे जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो यही कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं क्योंकि हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उन्हें भी इस क्लास को अटेंड करने में सहायता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करना। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 है। आपने क्वेश्चन सुन लिया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे जो बात की जा रही है किसकी, तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो भी संख्या लिया जा रहा है वह धनात्मक में लिया जा रहा है, ऋणात्मक में नहीं। तो इस प्रकार से जो धनात्मक जो क्रमागत संख्या होंगे, मान लीजिए अगर एक 3 हो रहा है तो दूसरा जो होगा क्या होगा 4 होगा। यदि 16 है तो जो दूसरा होगा 17 हो जाएगा। यानी कि क्रम से जो है हमें सिर्फ 2 ही संख्या लेना है और जब उन संख्याओं के वर्ग कर रहे हैं तो हमें जो है 365 प्राप्त हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हम पहली संख्या को x मान लेंगे तो जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी x + 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। वह संख्या क्या हो गई है तो +x। इसी प्रकार से जब हम दूसरी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1। जब हम इन संख्याओं का जो है वर्ग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 365। तो प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल रहा है 365, जो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए अब जब हमारा जो इक्वेशन बन गया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं और हम निकालते हैं कि जो हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक वह कौन है और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारी क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस, अब देखिए यह जो बन रहा है हमारा क्या a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए क्या होगा a² + b² + 2ab। तो ठीक उसी प्रकार इसको जब हम हल करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x² + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab। तो हमारा जो गुणा होगा क्या हो जाएगा 2x = 365। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह भी x² है यह भी x², तो यह जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2x² + 2x + 1 और 365 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -365 बराबर 0। और इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² + 2x। अब देखिए माइनस में से जब प्लस को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -364 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये क्या है 364 है। अब इसको जो हम देखेंगे यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सब में कॉमन हो सकता है। तो जब 2 हम सब में कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x² + x माइनस और 364 का आधा क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 182 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणा का संबंध है इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे द्विघात समीकरण बचेगा क्या होगा x² + x - 182 = 0। अब यहां से हमारा प्रोसेस शुरू होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने लागू
किया है। तो देखिए यहाँ पर जो गुणांक है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 182 में, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करें तो वही मिलेगा। तब यहाँ पे हम 182 का जो है अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे कि जब हम इनके गुणजों को व्यक्त करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक में, तो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी कि गुणजों को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम निकालें तो चलिए सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 9 2। अब देखिए यह 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 7 1 9 7 और 2 बचेगा तो 7 3 21। अब 1 किससे जाएगा तो 13 बार में। तो देखिए जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमें क्या मिला, 2 7 और 13। अब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो देखिए अगर हम 14 कर रहे हैं, 7 दूना 14, 14 माइनस 13 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम 14 कहाँ से लिए हैं, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड 14 से निकाले होते हैं तो आसानी से हमें मिल जाता, क्योंकि हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना था ना 1 लाने के लिए, तो इसलिए हम 7 गुना 14 किए हैं और 14 में जब 13 को घटाए हैं तो हमें 1 मिल गया है। चलिए अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 और यहाँ पे जब माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x। उसके बाद से क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और ये कितने बार में जाएगा, तो 14 बार में इसको डिवाइड करेंगे तो यह हमारा 14 कॉमन हो गया है इक्वल टू 0। अब देखिए यह और यह एक जैसा, तो इसको एक पास लिख लें कॉमन की तरह ही, तो x प्लस 14 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 13। अब यहां से जो है हम एक बार क्या करेंगे, अब जो है हम यहां से एक बार जो है x प्लस 14 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार जो है x माइनस 30 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहां से x का मान मिलेगा हमें माइनस 14 और इसको जब हम हल करेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा प्लस 30। अब देखिए यह जो है हमारा मान मिला है माइनस 14 और यह हमारा मिला है प्लस 14 और हमें पता है कि प्रश्न में क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो इसलिए यहां पे x इक्वल टू हम माइनस 40 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, तो x इक्वल टू प्लस 30 को लेंगे। अगर लिखना भी चाहे तो आप क्या लिखेंगे कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 40 नहीं होगा। यहां पे हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 30। तो जब हम x इक्वल टू 13 रखेंगे तो वह हमारी पहली धनात्मक पूर्णांक जो है क्या हो जाएगी, तो 13 हो जाएगी और दूसरी धनात्मक पूर्णांक जो है हमारी क्या हो जाएगी, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने 4 सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिगर के माध्यम से भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा जगह बनाने के लिए हम इसको क्लीन कर दें, यहां पे हमें जगह भी मिल गई। अब देखिए यहां पे जो है हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यह त्रिभुज हो गया, वो कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज, यानी कि इसमें से एक जो कोण होगा क्या होगा, तो 90 अंश का होगा, तभी तो यह हमारा होगा समकोण त्रिभुज। नाम दे दीजिए ए बी और सी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यह जो है हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। अब यह जो आधार जितना होगा उससे जो है 7 सेंटीमीटर कम है हमारी यह जो लंबाई है। और उसके बाद से कह रहा है कि जो कर्ण है, यह कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर
दिया हुआ है और हमें बताना है अन्य दो भुजाओं का जो माप है वह क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि जो हमारा आधार AB है इसकी जो लंबाई है वह x सेंटीमीटर है। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। जो आधार है इसको हम क्या मान रहे हैं, तो x सेंटीमीटर जो है हम आधार को मान रहे हैं। तो जब हम आधार x सेंटीमीटर मानेंगे तो जो हमारा लंबाई है वह क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज का लंबाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 कम हो रहा है आधार से। तो इस प्रकार से जो हमारा आधार मिला है x सेंटीमीटर और लंबाई मिला है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और जो हमारा कर्ण दिया हुआ है कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर जो है हमारा कर्ण दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहां पे जो फार्मूला लागू हो रहा है, क्या लागू हो रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय का। तो त्रिभुज ABC में लागू कौन सा हो रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय। क्यों लागू हो रहा है, क्योंकि हमें आधार लंबाई और कर्ण तीनों जो है मालूम है, तो इसीलिए हम ज्ञात कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पे जो है कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका हम वर्ग करेंगे, और जो हमारा लंब है वह कितना है, तो जो लंब क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, तो x, तो x का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम 13 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 इजकल टू, यहाँ पे फार्मूला लागू होगा किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 2 गुणे ab, तो 2 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर। अब देखिए यह भी x स्क्वायर और यह भी x आपस में जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखिए इसको जब हम इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इजकल टू 0। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, अब 49 को जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 120 इजकल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो और यह छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 है तो क्या हो जाएगा 60 इजकल टू 0। अब यहाँ से हम इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास दिखा समीकरण क्या, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम तो 60 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, अगर हम इसमें 5 से काट रहे हैं क्योंकि हमें क्या लाना है 7 लाना है, तो 5 से अगर काटे तो क्या हो जाएगा 12, और यहाँ 12 से इसको हम काट देंगे तो 1। तो देखिए कि जल्दी से हमें मिल गया क्या, जब हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 7, तो यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर
माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 12 और यहाँ से प्लस 5 को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों एक जैसा है तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का मान मिलेगा हमें क्या, प्लस 12 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है और यह क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा। तो आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो वह हमेशा किस में आता है, तो धनात्मक में आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो x इक्वल टू माइनस 5 है इसको हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, तो x इक्वल टू 12 को। तो जब x का जो मान हम रखेंगे 12 तो यहाँ पे जो समकोण का जो आधार होगा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का जो लंब है वह कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो हमारा आधार होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर और जो हमारा लंब होगा वो क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको ज्ञात करेंगे तो चलिए अगर हम यहीं पे इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पर समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर और जो हमारा समकोण त्रिभुज का लंब बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह सेम टू सेम जो है उदाहरण नंबर 1 का जो दूसरा है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है तो जो दूसरा नंबर का उदाहरण है उसी की भांति जो है यह भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भली भांति सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो जो उदाहरण नंबर 2 है उसको आप जरूर देखें, क्योंकि उसी को सॉल्व करके आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। कर है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए क्या कर रहा है इसमें, बस थोड़ा सा हिंट ले लीजिए आप। कह रहा है कि जो कुटीर उद्योग है एक दिन में बर्तन बनाता है, तो मान ले रहे हैं कि वह एक दिन में अगर वह x बर्तन बना रहा है, कितना बना रहा है, x बर्तन बना रहा है, और उसके बाद से कह रहा है कि जो नग का निर्माण लागत है, जो नग बना रहा है, जो नग निर्माण करने की जो लागत हो रही है वह बर्तनों की संख्या या जो बर्तनों की संख्या है इसके 2 गुने से 3 क्या है, अधिक लग रहा है। यानी कि जो बर्तन बना रहा है उस बर्तन से क्या बना, नग बना रहा है, और जो नग बन रहा है वह बर्तनों की संख्या से 3 अधिक से लग रहा है उसमें। तो जो कह रहा है कि उसी दिन जो काम हो रहा है वह 90 रुपए का जो है काम किया गया, यानी कि 90 रुपए की लागत से जो है बर्तन बनाए गए हैं। तो जब यह कंडीशन बनेगा तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर बर्तनों की संख्या और एक बर्तन बनाने का जो लागत है क्या है, 2x प्लस 3। तो जब हम बर्तनों की संख्या में प्रत्येक बर्तन की लागत को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो यही जो है हमारा बनेगा समीकरण।
और जब आप इसी समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे और जो बर्तनों के लागत लगा है बनाने में कितने रुपए लगे हुए थे। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप जाइए पृष्ठ संख्या 79 पर और वहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।